नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कल की क्लास के अंतर्गत अपन ने समायोजन को पढ़ना शुरू किया था और कुछ चीज़ें जो है हमने कल की क्लास में जानने का प्रयास किया था कि कुछ समायोजन क्या होता है, किस तरीके से वो कार्य करता है और किस तरीके से जो है उसके शारीरिक लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं, उसके व्यवहारिक लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, उनके सांवेगिक लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, इस चीज़ के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। और मैंने आपको ये बताया था कि कुसमायोजन या समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस चीज को लेकर के हमने एक हेडिंग डाल करके छोड़ दी थी और इसी चीज को आज हम आगे लेकर के जाएंगे। तो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की हमारी हेडिंग क्या रहेगी मेरे दोस्तों? आज की आपकी हेडिंग रहेगी समायोजन की आवश्यकता। समायोजन की आवश्यकता। समायोजन की आवश्यकता। समायोजन की आवश्यकता क्यों जरूरत पड़ती है समायोजन की, क्यों आवश्यकता पड़ती है समायोजन की? तो मैंने आपको पहले कुछ समायोजन के कारण बताए थे और कुछ समायोजन के कारण के बाद अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं कि समायोजन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, समायोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों देखो, पहला कारण जो मैंने आपको कल बताया था, मैंने कहा पहला कारण जो इसके अंदर आता है मेरे दोस्तों, तनाव। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों, अवसाद। तीसरा कारण मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों, दबाव। चौथा कारण मैंने आपको बताया था दुश्चिंता। एक कारण मैंने आपको बताया था बगनाशा और एक कारण मैंने आपको बताया था द्वंद्व। ये कारण हैं जी जिनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, समायोजन करना पड़ता है, जिसके कारण हमें समायोजन की भूमिका में उतरना पड़ता है। यानी कि समायोजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तनाव, अवसाद, दबाव, दुश्चिंता, बगनाशा आदि जो चीजें हैं उनसे हमें बचने का क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बोर्ड बदल देना चाहिए, सही दिख नहीं पा रहा है। अपन बोर्ड का कलर जो है ब्लैक कर देते हैं या फिर ग्रीन कर देते हैं ताकि एक अपन को थोड़ा सा क्या नजर आएगा, स्पष्ट नजर आएगा, है ना। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो आपने कल की क्लास के अंतर्गत अपन ने जो है वो क्या पढ़ लिया था मेरे दोस्तों कि समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये कारण मैंने बताए थे कि इन कारणों से हमें समायोजन करना पड़ता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत अपन क्या पढ़ने वाले, तो अपन आज की क्लास में ये पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों कि ये क्या होता है, तनाव किसे कहते हैं, अवसाद किसे कहते हैं, दबाव किसे कहते हैं, दुश्चिंताएं किसे कहते हैं, भगनाशा किसे कहते हैं, द्वंद्व किसे कहते हैं, क्या इनकी परिभाषाएं होती है, कैसे इनका अर्थ निकालेंगे, ये सारी चीजें हमें जाननी जरूरी है। क्योंकि आजकल के जो प्रश्न आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं कि युक्तियां उक्तियां तो हम सब पढ़ लेंगे समायोजन की, पहले वो सारी चीजें पढ़े जो समायोजन के लिए आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ना चाहेंगे कि ये तनाव क्या होता है या तनाव किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आप हेडिंग लगा दीजिएगा, तनाव की परिभाषा, यानी कि तनाव किसे कहेंगे, तनाव की परिभाषा क्या होगी, तनाव किसे कहा जाएगा, क्या होता है। ब्लैक ही करें यार, बोर्ड भी छाया आती है ब्लैक में लेकिन अच्छा दिखता है, कोई नहीं। तनाव की बात करें दोस्तों कि तनाव किसे कहते हैं या तनाव की परिभाषा क्या होती है, समझिएगा। तनाव को अपन कहते हैं दोस्तों टेंशन। तनाव जो आती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों, तनाव को जो अपन कहते हैं वो क्या कहते हैं दोस्तों, तनाव का मतलब जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, टेंशन। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि तनाव का मतलब जो होता है वो तो क्या होता है, आपके टेंशन। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि वास्तविकता में तनाव किसे कहते हैं, तनाव की परिस्थितियां क्या होती है, तनाव उत्पन्न कैसा होता है। देखो पहले मैं सिंपल तरीका समझाता हूं कि मान लीजिए कि हमने ये निर्धारित कर रखा है कि मुझे ये काम इस समय पर पूरा करना है और वो काम उस समय पर पूरा नहीं हो पाता। उस समय जो हमारी मानसिक स्थिति बनती है ना, उसका नाम है तनाव। सबसे सिंपल कारण बता रहा हूं मैं, एक सिंपल डेफिनेशन जो मैं अपने स्तर पर जो है कह सकता हूं कि बताने का प्रयास कर रहा हूं, किसी किताब से नहीं है लेकिन ये सबसे सटीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी काम को किसी समय पर पूरा करना हो और वह काम यदि उस समय पर पूरा न हो पाए तो उस वक्त जो हमारी मानसिक स्थिति बनेगी उसका नाम है आपके तनाव।
जैसे देखिएगा, हमें परीक्षा से पहले हमारा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, और परीक्षा से पहले यदि आपका कोर्स पूरा नहीं होता है तो उस वक्त जो आपकी मानसिक स्थिति बनेगी उसका नाम क्या होगा? तनाव। है ना? परीक्षा से पहले इतनी बार हमें रिवीजन करना है और उतनी बार आप रिवीजन नहीं कर पाए तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा? तनाव। मुझे इतनी बजे इस जगह पर पहुंचना है, आप नहीं पहुंच पाए, तनाव। जैसे सिंपल सा उदाहरण दे देता हूं कि मान लीजिए कि आप एक रेलवे स्टेशन पर गए और रेलवे स्टेशन के ऊपर आपकी ट्रेन है 7 बजे, आप वहां पे 6:30 बजे पहुंचे और टिकट लेने के लिए कतार में लगे। 7 बज गए लेकिन अभी तक आपका नंबर टिकट में नहीं आया, आप टिकट काउंटर तक नहीं पहुंच पाए। बताओ उस वक्त आपकी मानसिक परिस्थिति क्या बनेगी? उस वक्त आपकी मानसिक परिस्थिति तनाव वाली बनेगी। क्यों बनेगी तनाव वाली? क्योंकि हमें पता है कि उस वक्त हमारा जो है एक तरीके से ट्रेन आने से पहले हमें टिकट मिल जाना चाहिए था, तो वो काम उस समय पर हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया तो टेंशन बढ़ती है। इससे क्या आता है? तनाव आता है। तो एक बार आपको समझ में आ गया होगा कि तनाव का मतलब क्या होता है, कि जब हम किसी काम को समय पर पूर्ण नहीं कर पाते हैं उस वक्त जो हमारी मानसिक स्थिति बनती है उसका नाम क्या होगा मेरे दोस्तों? तनाव होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? टेंशन कहेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते और मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, है ना? इसके ऊपर अपन मैं थोड़ा सा लिखता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा इसके अंतर्गत कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने तनाव की सिंपल परिभाषा क्या बताई? जब कोई कार्य थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा ले लेते हैं ना, सही दिखेगा आपको। जब कोई कार्य निश्चित समय पर पूर्ण नहीं हो पाए, उस समय बनने वाली मानसिक परिस्थिति तनाव कहलाती हैं। 3-4 उदाहरण मैंने आपको दे करके बता दिया, 3-4 उदाहरण मैंने दे दिए आपको कि तनाव का मतलब क्या होगा या तनाव किस तरीके से जो क्या होगा मेरे दोस्तों उत्पन्न होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो निश्चित समय पर जब कोई कार्य नहीं हो पाता उस वक्त जो हमारी मानसिक स्थिति बनती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको एक तरीके से हम क्या कहेंगे दोस्तों? तनाव कहेंगे। फिर आपको यहां पे एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि मैं आपको ये कहता हूं कि तनाव के ऊपर यदि अपन बात करें कि तनाव एक प्रकार का आंतरिक घटक है कि तनाव एक प्रकार का बाह्य घटक है। देखो, कोई काम समय पर नहीं हो पाना ये बाह्य घटक हो सकता है, आंतरिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब तनाव आने में हमारे आंतरिक घटकों से भी ज्यादा जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? हमारे बाह्य घटकों की होती है। यानी कि आंतरिक घटक तनाव में इतने जो है प्रभावी नहीं होते जितने बाह्य घटक होते हैं, क्योंकि काम की भूमिका बाहर से होती है, अंदर से तो क्या होती है? हम सारे काम में बाहर से ही करने, और जब भी कोई काम समय पर नहीं होगा सीधी हमें क्या होगी? टेंशन होगी। ये आपको यहाँ पे क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। यहाँ पे एक तनाव के ऊपर एक व्यक्ति ने अध्ययन किया था जिसका नाम था हैंस रोली। एक विद्वान था जिसका क्या नाम था मेरे दोस्तों? एक विद्वान था जिसका नाम था हैंस रोली। एक विद्वान का नाम है आपके हैंस रोली। ये हैंस रोली क्या कहता है? ये हैंस रोली कहता है कि एक प्रकार से ये देखा जाए ना तो आपके तनाव जो है ना ये एक प्रकार की अनुक्रिया है। तनाव एक प्रकार की अनुक्रिया है। तनाव एक प्रकार की अनुक्रिया है। ये बात किसने कही थी? ये एक प्रकार की अनुक्रिया है। ये बात कहने वाला व्यक्ति था हैंस रोली। एक प्रकार की क्या है? अनुक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि तनाव कोई एक रोग नहीं है बल्कि बहुत सारे रोगों का समूह है। ये आपको ध्यान रखना है कि तनाव से कभी भी व्यक्ति जो है ना, ये एक प्रकार की, ये कोई एक प्रकार का रोग नहीं है कि खाली तनाव आए तो तनाव ही आएगा। तनाव के साथ 25 चीजें ज्यादा आ जाती है। हम दिमाग से चिंतन करना बंद कर देते हैं, हमारा शरीर काम नहीं करता है, हमारे सोचने समझने की क्षमताएं जो है वो समाप्त हो जाती है, भूख प्यास नींद का हमें पता नहीं चलता है। तो एक रोग नहीं आता है। जब तनाव आते हैं तो पूरे के पूरे रोगों का क्या आता है मेरे दोस्तों? एक समूह आता है। तो ये किसने कहा था कि तनाव एक प्रकार का रोग नहीं बल्कि बहुत सारे रोगों का समूह है? तो ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन
कौन था? हैंस रोली। तो इसी का एक कथन तो आपको ये याद रखना है, और इसी का दूसरा कथन आपको क्या याद रखना है कि तनाव रोगों का समूह है, एक प्रकार का रोग नहीं है बल्कि रोगों का क्या है? एक ग्रुप है। इसके साथ में बहुत सारे रोग अपने आप क्या कर जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा? आपके रोगों का समूह कहलाएगा। और ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? आपके हैंस रोली, जिसने ये बताया था कि तनाव एक प्रकार की अनुक्रियाएं हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा, तनाव जो होता है वो, हालांकि इन्होंने कहा था कि तनाव जो है वो एक प्रकार का वातावरणीय बाह्य घटक है जो हमें आंतरिक रूप से परेशान करता है। भाई घटक तो बाहर से है, लेकिन परेशान तो हमारे दिमाग को ही करेगा। भाई कोई काम समझ, जैसे देखिएगा, आपका कोर्स आपके एग्जाम से पहले पूरा हो जाना चाहिए था। यदि किसी शिक्षक ने वो एग्जाम का कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि इसका मतलब ये हो गया कि आप कितना भी प्रयास कर लो, आप कितनी भी अच्छी कोशिश कर लो, कि आपका दिमाग जो है वही खराब रहेगा, आपकी चिंतन शक्ति जो है वही क्या पड़ेगी? आपकी कमजोर बनेगी। ये आपको फैक्ट मान करके चलना है। यानी घटक भले ही बाय हो, परेशान आपको अंदर से करता है। इसीलिए ये कहा गया है कि कोचिंगों पर ज्यादा दिन तक बच्चों को रोक करके नहीं रखा जाना चाहिए। जितना कम समय उनको रोकेंगे उतना ही बढ़िया है। कोई भी कोर्स जो होता है 100-120 घंटे में कंप्लीट हो जाता है आपके शिक्षक भर्तियों का। सेकंड पेपर सब्जेक्ट वाला हो सकता है ज्यादा चले, लेकिन रीट वीट के कोर्स हो गए, आपके ग्रेड 2 के कोर्स हो गए, पहले पेपर के, फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर के कोर्स हो गए, ये 100 दिन के आसपास के कोर्स है। 100 मिनिमम 100 और अधिकतम 120 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाते हैं। इससे ज्यादा कोई लंबी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकती जो चले। अपन खुद भी तो अभी देखो ना, सत्योत्तर क्लास हुई जिसमें से आप ये मान के चलो 30-35-40 क्लास तो आधे आधे घंटे की है। हिसाब से ये देखा जाए तो अभी तक अपन 60 क्लास ही की है, यानी कि 60 घंटे अपन पढ़े, 30 घंटे आगे और पढ़ लेंगे, 90 घंटे में अपन ने साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट कर दिया। ये सबसे बड़ी विषय मानी जाती है, जिसमें समझना भी इतना पड़ता है, जिसमें लिखवाना भी इतना पड़ता है। यदि वो 90 घंटे में कंप्लीट हो रही तो इसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट 90 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएगी, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो क्या करना है, आपके 6 से 7 सब्जेक्ट होती है, 7-7 घंटे की रोज क्लासें लगा दो, एक टीचर को रोज बुला दो 1 घंटे के लिए, खत्म आपके 90 दिन में। इससे ज्यादा समय लगता भी नहीं है। लेकिन जब एक 90 दिन का कोर्स 9 महीने तक चला जाता है, फिर बच्चे के दिमाग में तनाव पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक खींचने वाली कोचिंग भी बालकों के दिमाग में तनाव पैदा कर रही है। फिर एक तनाव जनित बालक पढ़ेगा कैसे, है ना? उसकी सीखने की गति जो है वो तीव्र कैसे होगी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कारक भले ही बाएं होते, लेकिन ये परेशान जो करते वो कहां से करते दोस्तों? परेशान हमारे दिमाग को करते। हमारी आंतरिक घटनाएं जो होती वो दोस्तों आपकी होती। अब ये आपको ध्यान रखना है। तनाव की बात करें एक तरीके से, तो तनाव को हम 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तनाव हमारे जीवन में जब भी आते हैं, हम तनाव की यदि भूमिका की बात करें तो मैं तनाव को यहां पे 2 भागों के अंतर्गत बांट सकता हूं। तनाव जो होते वो सामान्यतः कितने भागों के होते दोस्तों? तनाव जो होंगे वो सामान्यतः 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, या 2 भागों में इसको अपन क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। बताइए, पहला तनाव जो होता है उसको कहा जाएगा आपके सकारात्मक। पहला तनाव जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? आपके सकारात्मक। दूसरा जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? आपके नकारात्मक। अब देखिएगा, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव में क्या अंतर होते हैं? कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो वाकई में अच्छे होते हैं, जो आपको क्रियाशील बना देते हैं। कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनके आने पर व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनके आने पर व्यक्ति क्रिया करना ही बंद कर देता है। जहां पे व्यक्ति क्रिया करना प्रारंभ कर देता है उस तनाव को हम कहेंगे सकारात्मक तनाव। जहां पे व्यक्ति क्रिया करना ही बंद कर देता है उसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक तनाव। अब तनाव सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये उस समय निर्भर करेगा, है ना? ये उस समय निर्भर करेगा कि वो परिणाम को जो है, रिजल्ट्स जो है, उसको किस रूप में देखना चाहता है, ये आपको ध्यान रखना है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक में क्रियाशील बनेगा और एक में क्या होगा? एक में व्यक्ति अपने लक्ष्य या अपने जो भी परिस्थितियां हैं उसमें लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, एक में व्यक्ति परिस्थितियों से भागने की क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो तनाव दोनों रूप में हो सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हाँ, एक तरीका यह है कि हम कुछ भी करके क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे, कुछ भी करके तैयारी कर लेंगे। आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा देते हो, 10 घंटे पढ़ते हो तो 20 घंटे कर देते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यार अब इतना ही नहीं पढ़े तो 5 दिन में क्या हो जाएगा, तो हम पढ़ाई को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये आपके दोनों रूप में हो सकते हैं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सकारात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना? ये क्रियाशीलता को बढ़ाता है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है,
लड़ने की क्षमता विकसित होती है, क्षमता विकसित होती है, है ना। दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है, दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। ये आपके कहलाएगा सकारात्मक एक प्रकार से तनाव। नकारात्मक तनाव के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? परिस्थिति से भागना, परिस्थिति से भागने लगता है। दृष्टिकोण कैसा हो जाता है? आपके नकारात्मक हो जाता है और व्यक्ति की क्रियाशीलता यहां पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्रियाशीलता क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? कम हो जाती है। तो दोनों रूप में तनाव आ सकते हैं। कुछ तनाव अच्छे भी होते, कुछ तनाव क्या होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, तनाव हमेशा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। चाहे वो सकारात्मक रूप में आए, चाहे वो नकारात्मक रूप में आए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को तो कहीं ना कहीं वो डैमेज करके जाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य को तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे? हल्का पुल्का प्रभावित करके जाएंगे। ये आपको क्या रखना है? इसके बारे में ध्यान रखना है। यहां तक एक बार आपको समझ में आ गया होगा कि तनाव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। तनाव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते, एक सकारात्मक और एक कौन सा हो जाएगा? आपके नकारात्मक। आपके ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तनाव के ये आपके, है ना। उसके बाद में अपन ये बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई आपकी बड़ी बड़ी बातें। उसके बाद में आपके तनाव के मैंने मेन कारण तो आपको बता दिया कि कोई काम किसी समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उस वजह से हमारे अंदर क्या आएगा? एक प्रकार से तनाव आएगा। हमें कुछ अन्य कारण भी ध्यान रखने, जो जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है ना। तनाव के अन्य कारण कौन कौन से, ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आपको विद्यालय में ध्यान रखनी है कि बालकों के अंदर तनाव उत्पन्न नहीं होने दे। तनाव के अन्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो बालकों के अंदर तनाव उत्पन्न कर सकते हैं या तनाव उत्पन्न होने की परिस्थितियों को पैदा कर सकते हैं? आपको यह ध्यान रखना है ना। पहले अपन यहां पे बात करें दोस्तों कि तनाव के अन्य कारण की बात करें कि पहला कारण कौन कौन सा हो सकता है। तो एक कारण जो सबसे इसके अंतर्गत होता है, जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों व्यक्ति का दूसरों पर निर्भर रहना। व्यक्ति का दूसरों पर निर्भर रहना। एक दूसरों पर निर्भर व्यक्ति क्या करते, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या इसको मैं ये भी कह सकता हूं, व्यक्ति का आत्मनिर्भर नहीं होना। आत्मनिर्भर नहीं होना ये भी एक प्रकार से हमारे अंदर क्या करता है? तनाव उत्पन्न करता है। क्योंकि हम यदि हमारे काम को किसी अन्य के भरोसे या किसी अन्य के ऊपर यदि हमने छोड़ रखा है ना, तो इसका साफ अर्थ है कि बालकों के अंतर्गत जो डेवलपमेंट होगा या बालकों के अंतर्गत जो काम करने की गति होगी वो धीमी हो जाएगी। और व्यक्ति यदि दूसरों के भरोसे यदि कोई काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको उसके अंतर्गत उतनी बड़ी सफलताएं मिल भी नहीं पाती है, उस रिजल्ट तक पहुंच भी नहीं पाता है, काम समय पर हो भी नहीं पाता है। तो जब काम समय पर नहीं हो पाएगा तो उसके अंदर क्या बढ़ेगा मेरे दोस्तों? तनाव बढ़ेगा। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो एक परिस्थिति कौन सी बन जाती है दोस्तों? ये हो जाती है, आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। एक यहां पे सबसे बड़ा कारण ये भी होता है दोस्तों कि बालकों के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? आत्मसंवेदना का अभाव। आत्मसंवेदना का अभाव, संवेदना का अभाव कि बालक के सामने यदि कोई भी ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां आ जाती हैं या कोई भी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो तनाव जनित हो, जो तनाव उत्पन्न करने वाली घटनाएं हो, तो बालक के अंदर क्या होता है कि उस घटनाओं से लड़ने की क्षमता नहीं होती उसके अंतर्गत, उसको समझने की क्षमता नहीं होती उसके अंतर्गत, जिस कारण से बालकों के अंतर्गत क्या होता है कि अपने आप तनाव आ जाता है। जैसे आत्मसंवेदना का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति बनी जो तनाव से जुड़ी हुई हो या जिससे तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो आपको क्या करना है? उस परिस्थिति से पहले लड़ना सीखना है, उस परिस्थिति को समझना सीखना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थिति को समझ नहीं पाते। जैसे देखिएगा, हम जैसे मान लीजिए कि एग्जाम की डेट आ गई, 15 दिन बाद एग्जाम है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनमें आत्मसंवेदना अधिक होगी, तो वो क्या करेंगे? धैर्य के साथ में चिंतन करेंगे कि 20 दिन है, चलो 20 दिन में क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए और पढ़ा जाए, वो सकारात्मक रूप में लेंगे तनाव। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 20 दिन आ गए, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, रो रहे,
चिड़चिड़े हो गए, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है ना, विचलित हो गए, मतलब आत्मसंवेदना ही नहीं है, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, अपने इमोशनों को वो संभाल ही नहीं पा रहे, अपने भावनात्मक रूप से अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बालकों में तनाव उत्पन्न होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो एक कारण क्या हो गया कि लोगों के अंदर आत्मसंवेदना का क्या होता है मेरे दोस्तों, अभाव होता है। ऐसे बालकों के अंतर्गत भी आप ये देखोगे, ये देखो कुछ बालक और भी होते दोस्तों, ऐसे बालक जो अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते कि हमने कौन सा काम किया है, हमने कौन सी गतिविधि की है। हम अपनी गतिविधियों का यदि उचित मूल्यांकन नहीं कर पाते ना, तब भी हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है वो क्या हो जाता है, तनाव। तो जैसे हमने कोई भी काम किया, मूल्यांकन होना जरूरी है, स्व मूल्यांकन नहीं कर पाना, अपने आप का मूल्यांकन नहीं कर पाना, स्व मूल्यांकन नहीं कर पाना, स्व मूल्यांकन नहीं कर पाना, यह एक सबसे बड़ा कारण है, आपको ध्यान रखना है। स्व मूल्यांकन नहीं कर पाने का मतलब क्या हो गया कि बालक अपने आप का मूल्यांकन खुद नहीं कर पा रहा है कि मैंने कौन सी गति, ये जरूरी है। आप खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपका मूल्यांकन आपको करना है कि मैं किस परिस्थिति में हूं, कितने परसेंटेज जो है मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, कितने परसेंटेज जो है मेरा कोर्स क्या चल रहा है, अभी तक बाकी चल रहा है। जब आप अपना आत्म मूल्यांकन करोगे तो आपको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, और वास्तविक स्थिति का पता चलेगा तो कितनी अनुक्रिया करनी है, कितनी क्रिया को बढ़ानी है, कितनी क्रिया को घटानी है, क्रिया को नियंत्रण करना है, ये सारी बातें हमें तभी पता चलती है। हम दूसरों के कोचिंग में टेस्ट हुआ, उससे हम अपना आइडिया लगा रहे हैं, 100 में से 90 नंबर आए, हम तैयारी शानदार कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। हमें खुद का मूल्यांकन करना है कि ये सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, कितनी कंप्लीट हो चुकी है मेरी, 30%, 40%, 80% या 100%। फिर उससे रिलेटेड हमने प्रश्नों को सोल्व किया ईमानदारी से अपने कमरे में या अपनी लाइब्रेरी में या अपने हॉस्टल में बैठकर OMR से, तो फिर आपको एक वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि नहीं रियल में मेरी ये कितनी कंप्लीट है। तो आपको ये ध्यान है कि यदि आप चाहते हो कि ये नौकरी नहीं लगने का तनाव आपके जीवन में नहीं आए, तो सबसे पहले आपको क्या शुरू करना पड़ेगा, स्व मूल्यांकन नहीं कर पाना। जो बालक स्व मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं उनके अंदर भी तनाव बढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जिनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावनाएं ज्यादा होती है, ऐसे बच्चे जो कंपटीशन बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, प्रतिस्पर्धा का भाव जिनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, उनके अंतर्गत भी आप देखोगे कि इस प्रकार प्रतिस्पर्धा का भाव अधिक होना। जिन बालकों के अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव बहुत ज्यादा अधिक होता है, सामान्य तौर पर हमने देखा है कि उन बालकों के अंदर भी तनाव पाया जाएगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा वाले बालक अलग तरह के होते हैं। एक ये बालक जिसको राजस्थान में पहली रैंक लानी है, एक वो बालक जिसको केवल सिलेक्शन करवाना है। तो जिसको फर्स्ट रैंक लानी है उसके तनाव ज्यादा है किसकी तुलना में, जिसको केवल सिलेक्शन लेना है। तो ये कारण है कि जिन बालकों में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का भाव आवश्यकता से अधिक विकसित हो जाता है, औसतन उन बालकों के अंतर्गत आप ये पाओगे कि उनके अंतर्गत जो है तनाव की क्षमताएं क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। ये भी आपको क्या रखना है, हल्का सा इसके पीछे ध्यान रखना है। उसके बाद में आपकी आती है दोस्तों बालक की परिस्थितियां और मनोवृत्तियां। बालक की मनोवृत्ति है ना, उसकी मन की इच्छा किस प्रकार की, अपने आप तनाव, जैसे मन की इच्छा नहीं होती, आज मूड नहीं है, कल से पढ़ेंगे, सोमवार से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे, बर्थडे आ रहा है उसके दिन से पढ़ेंगे, उसकी शादी हो जाए उसके अगले दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे। ये जो टाले जाते हैं ना बातों को, ये कहलाती है मनोवृत्ति। कि हमारी मनोवृत्ति जो है हमारे लक्ष्य के प्रति मजबूत नहीं है, इसीलिए हम प्रतिदिन को क्या करते जाते हैं, आगे धकेलते जाते हैं। आज नहीं हो रहा है कल कर लेंगे, कल नहीं हो रहा है परसों कर लेंगे, परसों नहीं हो रहा है पहले रोज कर देंगे। ये जो हमारी मनोवृत्ति है ना, जो मन की एक दृढ़ता को परिभाषित नहीं कर रही है, ये भी कहीं ना कहीं क्या करती है, तनाव उत्पन्न करती है। जैसे देखिएगा अभी कौन सी वैकेंसी है, 15 दिन बाद पढ़ लेंगे, 1 तारीख से पढ़ लेंगे, सोमवार से पढ़ लेंगे, नए साल से पढ़ लेंगे, उस दिन से पढ़ लेंगे। ये सारे करते करते आप उस जगह पर चले जाओगे जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी, तुरंत तनाव उत्पन्न होगा कि 6 महीने साल भर तक हमारे पास में समय था, तब तो मैंने कहा कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, कल पढ़ेंगे। अब वैकेंसी आ गई, लो 3 महीने का 90 दिन में, अब क्या पढ़े 90 दिन में और क्या छोड़े 90 दिन में। अब दिमाग जो है व्यक्ति का अपने आप खराब होने लगता है। तो व्यक्ति को मनोवृत्तियां भी संतुलित लेकर के चलनी चाहिए, एक दूरगामी दृष्टि उसकी होनी चाहिए, दूरदर्शी व्यक्ति होना चाहिए, जिससे वो किससे बचा जा सके, आपके इससे बचा जा सके। आपको ये क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये भी आपके किसके कारण होते हैं, इससे बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनको आप मान सकते हो कि तनाव बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। इसके अंतर्गत कुछ एक कारण और भी होता है, दुखद घटनाएं या आकस्मिक घटनाएं। दुखद या आकस्मिक घटनाएं, आकस्मिक
घटनाएं, ये भी आपके एक तनाव का क्या होती हैं दोस्तों, कारण होती है, जो आपको ध्यान रखना है। ये अन्य कारण है जिसकी वजह से हमारे जीवन में तनाव आ सकते हैं। बाकी तनाव का मेन कारण मैंने आपको बताया था कि जब कोई काम किसी समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है, उस वक्त जो भी हमारी मानसिक स्थिति बनती है, उस मानसिक स्थिति को हम किस नाम से जानेंगे, तो उस मानसिक स्थिति को हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम कहेंगे एक प्रकार से तनाव कहेंगे। क्लियर यहाँ पे। अब देखिएगा, आप ये सोच रहे होंगे कि तनाव को इतना लंबा क्यों पढ़ाया जा रहा है, बहुत जरूरी है ना। आपको पता चलेगा, पुराने पेपर पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको आइडिया लगेगा कि तनाव को इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि तनाव, दबाव और अवसाद, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ही तनाव ही है। क्योंकि बाकी दबाव और अवसाद में इतना पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, जो पढ़ने जैसा है वो तनाव में है। तनाव सबसे घातक रोग है ना। अवसाद भी तनाव से उत्पन्न होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जैसे जैसे आपको पता चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के अंदर तनाव है या किसी व्यक्ति के अंदर टेंशन है, तो वो व्यक्ति जो होगा अपना प्रदर्शन कैसे करेगा, कैसे उनके लक्षण हैं जिससे आपको पता चलेगा कि व्यक्ति तनाव में चल रहा है। तो अपन कह सकते हैं तनाव का प्रदर्शन प्रभाव, गुण या लक्षण, कुछ भी कहेंगे, ये सब हमको क्या लगेंगे, आपके एक लगेंगे। तनाव का प्रदर्शन कैसा होता है, प्रभाव कैसा होता है, गुण क्या होता है और उनका लक्षण क्या होता है, ये सब आपके क्या माने जाएंगे, एक ही माने जाएंगे कि तनावग्रस्त बच्चा आपको कैसा दिखेगा। आप खुद कल शिक्षक बन गए तो बच्चों के किस व्यवहार के आधार पर आप इस चीज का पता लगाओगे कि बच्चा तनाव में चल रहा है या बच्चा तनाव में नहीं चल रहा है, क्या ऐसा कारण होगा, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो तनाव के प्रदर्शन की यदि मैं बात करूं दोस्तों की कौन कौन सी चीजें होती है, तो आपको यह ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, उच्च रक्तचाप। सामान्य तौर पर टेंशन में चलने वाले बालकों की ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। इसीलिए तो अपन कहते हैं टेंशन नहीं लेनी चाहिए, टेंशन से अटैक आ जाते हैं। टेंशन से अटैक बाद में आता है, टेंशन से क्या होता है कि बीपी हाई हो जाती है, उससे व्यक्ति मर जाता है, हार्ट काम वैसे ही करना बंद कर देता है। तो अटैक नहीं कह सकते, अटैक तो झटके में आता है, वो अलग बात है। हाई बीपी होने के कारण व्यक्तियों का क्या होता है कि उनका हृदय की काम करने की जो गति वो धीमी पड़ जाती है, सांस इतनी नहीं ले पाते, फिर उनको वेंटिलेटर वगैरह पर रखा जाता है, फिर वो सांस लेते लेते अचानक से व्यक्ति मर भी जाता है। तो उसका कारण हार्ट नहीं होता है, उसका कारण होता है तनाव अधिक होने से हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ना शरीर के लिए घातक माना जाएगा। जिन लोगों की बीपी आए दिन हाई हो जाती है या हाई ज्यादा रहती है, तो आप एक सामान्य तरीके से मान सकते हो कि ये व्यक्ति जो चल रहा है वो किस में चल रहा है, आपके तनाव में चल रहा है, या वो व्यक्ति किस में चल रहा है, आपके ये ध्यान रखना। दूसरा, हृदय की गति का तेज हो जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक हृदय की धड़कन बढ़ गई है, बढ़ जाना है ना। जैसे 72 तक अपन मानते, 80 तक भी नॉर्मल अपन मान सकते हैं, लेकिन उससे अधिक 90 बार 100 बार ऐसे धड़क रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं व्यक्ति तनाव में चल रहा है। तनाव का कोई न कोई भय है जो उस व्यक्ति को क्या नहीं होने दे रहा है, आपके आगे नहीं होने दे रहा है, आपको ध्यान रखना है ना। तो आपको यहां पे यह पता रखना है कि तनाव का एक कारण जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपके हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, या हृदय की धड़कन का क्या हो जाना, तीव्र हो जाना भी क्या माना जाएगा, आपके इसका एक कारण माना जाएगा। तो पहला कारण क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना। और तीसरा कारण है नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना। किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन हो गया और मुझे 1% भी अभी ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि मुझे भोजन कर लेना चाहिए, वो जबरदस्ती भोजन इसलिए कर रहा है कि उसने दिन भर में नहीं किया है। ये कारण नहीं है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है। यदि आपको दिन भर में एक भी बार भूख का एहसास नहीं हो रहा है, रातों को देर रात तक नींद नहीं आ रही है, तो इसका साफ अर्थ है कि आप कहीं न कहीं क्या चल रहे हो दोस्तों, तनाव में चल रहे हो। अत्यधिक काल्पनिक विचारों का आना, अत्यधिक काल्पनिक विचारों का आना है ना। हर कुछ सोच रहा है दिमाग, बैठे बैठे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये मर गया, वो मर गया, उसके हम वहां पे गए, उसके साथ में ऐसा हो गया। हर कुछ विचार हमारे दिमाग में आते जा रहे हैं। यदि हमारा दिमाग विचारों से मुक्ति नहीं हो पा रहा है ना, ऐसे विचार जो
तर्कहीन है, ऐसे विचार जो निरर्थक है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे विचार यदि हमारे दिमाग में दिन भर आ रहे हैं तो इसका साफ अर्थ है कि कहीं न कहीं हम तनाव के शिकार हो चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक रोग नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, एक प्रकार का रोगों का समूह होता है। ये आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है और आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये शरीर के लिए कितना जरूरी है कि हम कभी कभी खुद तनाव में चलते होते और हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम तनाव में चल रहे हैं, तो हमें भी तो पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसे रोग है जो बढ़ते 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 इतने घातक हो जाते हैं कि व्यक्ति की जान तक ले सकते हैं। तो समय पर संभलना क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा जरूरी होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अत्यधिक काल्पनिक विचार आना भी इसके अंतर्गत आएंगे। एक और ध्यान रखना, अत्यधिक थकान का अनुभव होना, अत्यधिक थकान का अनुभव होना, अनुभव होना। आप ये देखोगे कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने किया तो कुछ है नहीं, काम हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमें क्या आ रही है, थकान आ रही है। कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया, दिन भर वो बैठे थे, फिर भी सुबह सुबह उठते ही आपको थकान का अनुभव होगा, है ना। कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी पांवों का सुन्न हो जाना, भरपूर आलस आ जाना, कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होना, अत्यधिक थकान आना, ये सब तनाव के कारण है। आप ये मान करके चलिएगा कि यदि ऐसी कोई घटना हमारे साथ में चल रही है तो वो टेंशन है और कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी आता है मेरे दोस्तों, जुबान का लड़खड़ाना, जुबान का लड़खड़ाना, बोलते बोलते आपकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। इसका मतलब ही क्या कारण हो सकता है कि आप कहीं न कहीं क्या चल रहे हो, तनाव में चल रहे हो। तो तनाव का एक बड़ा रीजन ये भी हो जाता है कि हमारी जुबान जो है वो क्या होती है दोस्तों, लड़खड़ाने लग जाती है। आपको ये ध्यान रखना है। तो जुबान का लड़खड़ाना भी किसके अंतर्गत आएगा मेरे दोस्तों, इसी के अंतर्गत आएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं, जुबान के लड़खड़ाने के बाद जो है अपन बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं कि इसके अलावा भी जुबान का लड़खड़ाना, अत्यधिक थकान अनुभव होना, नींद नहीं आना, इस प्रकार के विचार तो आपके माने जाएंगे। तनाव के अंतर्गत एक चीज हमें और देखने को मिलती है, वो क्या हो जाती है दोस्तों, व्यक्ति का वजन अचानक से गिरने लगता है। वजन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि टेंशन से वजन बढ़ता है, टेंशन से वजन कम होता है दोस्तों। वजन कम होना, वजन क्या होने लगता है दोस्तों, कम होने लगता है। हाँ, ये बात अलग है, अवसाद या डिप्रेशन से वजन बढ़ जाता है, जो इसी की वजह से आता है ना। डिप्रेशन में वजन बढ़ने के चांस रहते, बाकी तनाव में जो है किसी भी प्रकार का वजन या भार बढ़ने के चांस नहीं रहते। तो एक ये भी कारण है कि अत्यधिक क्या आना मेरे दोस्तों, तनाव का आना भी एक प्रकार से कौन सी कैटेगरी में माना जाएगा आपके। ये कार्यों को भूल जाना, भूलने की आदत विकसित हो जाना, भूलने की आदत आ जाना, आदत का आ जाना। कैसे आ जाती है कि हमें कोई काम कहा गया है, हम बाहर गए, हम घर पर आ गए, हमें पता ही नहीं कि ये काम हम भूल गए, अभी तक हमें कहा कि ये करना है, हम काम कर ही नहीं पा रहे। तो छोटी छोटी बातें, जैसे अपन कॉलेज या कोचिंग जा रहे हैं, तो कॉलेज सोचते सोचते बाहर निकले, कॉलेज आ गए, हम तो आगे बढ़ते चलते ही रहे, फिर आगे जाके हमें याद आ रहा है कॉलेज पीछे रह गए, वापस घूम करके आ रहे हैं। तो ये जो भूलने की छोटी छोटी आदत है, ये कहीं ना कहीं आपके तनाव को क्या करती है, परिभाषित करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तनाव बढ़ने का एक कारण क्या होगा आपके, ये भी हो जाएगा। इसको कहते हैं मानसिक अस्थिरता। ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या हो जाते, मानसिक रूप से अस्थिर। इनको खुद को नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है। कभी कहते हम ये काम कर ले, कभी कहते हम ये काम कर ले, कभी नौकरी की तैयारी कर लें, कभी कोई है ना बिजनेस कर लें, कभी कोई है ना छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले, कभी कोई ये कर ले। मानसिक, इनको खुद सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जीवन का टारगेट खत्म हो जाता है, वो लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते कि हमें वास्तविकता में क्या करना है। तो अनाप शनाप उनके दिमाग में क्या आते रहते, विचार आते रहते, ऐसे कहते हैं मानसिक रूप से अस्थिर बालक हो जाते हैं। वो भी किस में चल रहे होते हैं, आपके तनाव में। तो एक कारण ये भी हो जाता है। बाकी चिड़चिड़ा होना ये सामान्य सी बात है, किसी के अंतर्गत जाओगे, हर कोई भी मनोवैज्ञानिक रोग होगा, उसके अंतर्गत सब कोई से भी मनोवैज्ञानिक रोग में व्यक्ति का चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, साइकोलॉजिकल, तो उसके अंतर्गत व्यक्ति का ये होना आपके स्वाभाविक है। आपको यह मानना है दोस्तों, ध्यान रखना है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति का आक्रामक हो जाना या अत्यधिक क्रोध आ जाना, व्यक्ति का आक्रामक होना या अपन कह सकते हैं क्रोध आ जाना, क्रोध आ जाना,
ये भी किस में गिना जाएगा? आपके तनाव में। व्यक्ति को हर छोटी छोटी बातों पर क्या आने लगता है दोस्तों? गुस्सा आने लगता है। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा नुकसान यहां पे क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा नुकसान इंपॉर्टेंट, जब व्यक्ति तनाव में चलता है सबसे मुश्किल नुकसान क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट में याद रखना, एक तो ध्यान रखना, चिंतन की क्षमता कम हो जाती है। चिंतन की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि व्यक्ति यहां पे सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता है। आपको ध्यान रखना है। दूसरा कारण यहां पे जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? दूसरा कारण बड़ा होता है कि स्मृति कमजोर होने लग जाती है। स्मृति कमजोर हो जाती है। स्मृति कमजोर हो जाती है। अब यहां पे देखो, दोनों चीजें यहां पे क्या हो रही है? आपके कमजोर हो रही है कि आपकी मेमोरी भी कमजोर है, आप चिंतन भी नहीं कर पा रहे हो, यानी कि चिंतन क्षमता भी आपकी कमजोर हो रही है और मेमोरी भी आपकी क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप न तो कुछ सोच पा रहे हो और नहीं आप कुछ क्या कर पा रहे हो? याद रख पा रहे हो। बताओ उस व्यक्ति के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है, जो न तो उसकी मेमोरी लेवल अच्छा है न उसका चिंतन लेवल अच्छा है, दोनों कमजोर हो गए, जो हमारे लिए सबसे जरूरी होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट लगाया कि इसमें व्यक्ति का चिंतन स्तर भी समाप्त हो जाता है, इसमें व्यक्ति का स्मृति लेवल भी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, और व्यक्ति को हर एक परिस्थिति से भय लगने लगता है, अत्यधिक भय विकसित हो जाता है। अत्यधिक भय, व्यक्ति को हर एक चीज से डर लगने लगता है कि ये कैसे हो जाएगा, किस तरीके से करना है, वगैरह वगैरह, जो है आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये आपके ऐसे लक्षण हैं जो एक तनाव में चलते हुए व्यक्ति को नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब आपको याद रखनी है, मैं बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ी सी गंभीरता से जो है आप देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज की क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? ध्यान रखना है। बहुत सारी तनाव की परिस्थितियां मिलकर अवसाद का रूप ले लेती हैं। अवसाद का रूप ले लेती हैं। अवसाद का मतलब क्या हो गया? डिप्रेशन, है ना? तो ध्यान रखना, जीवन में डिप्रेशन कभी सीधा सीधा नहीं आता। पहले जीवन में टेंशन आती है, फिर दूसरी टेंशन आती है, फिर तीसरी टेंशन आती है, धीरे धीरे टेंशनों का एक जाल बनता है, और वो जाल फिर किसका रूप ले लेता है? अवसाद का रूप ले लेता है। तो जो लोग डिप्रेशन में चल रहे होंगे उनके भी लक्षण ऐसे ही दिखेंगे जो आपके तनाव के दिखते हैं, है ना? जिन लोगों में डिप्रेशन होगा उनके पीछे भी रोग यही दिखेंगे, क्योंकि पहले तनाव आते। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, कि हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, हमारी जुबान लड़खड़ा रही है, हम नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। नींद नहीं आ रही है, छोड़ो कल आ जाएगी, भूख नहीं लग रही है, कल बाद में लग जाएगी, इनको नजरअंदाज नहीं करना है। ये अध्ययन की विधियां हैं कि हमें पता लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ये तनाव की शुरुआत तो नहीं है। यदि ये मानसिक रोग है, इनको प्रारंभ में पकड़ना जरूरी होता है। यदि ये प्रारंभ में हाथ में नहीं आते और बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो उनको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये टेबलेटों से सही नहीं होते, इनके लिए कोई इंजेक्शन नहीं आता, इनके कोई ऑपरेशन नहीं होते, इनकी कोई दवाएं नहीं होती है ना? या तो व्यक्ति सीधा होगा पागल, तो भर्ती कराया जाएगा अंदर, है ना? कोई इसका विशेष ट्रीटमेंट नहीं होता है ना? ये सारे के सारे थेरेपी से जुड़े हुए रोग होते हैं। तो हमें ये तनाव इसलिए पढ़ाया गया है कि हम बालकों में होने वाली तनावपूर्ण घटनाओं को पहचान सके, एक तनावग्रस्त बालक की पहचान कर सके और उसके तनाव को दूर करके उस व्यक्ति को क्या कर सके? समायोजित कर सके। तो मैंने आपको दो चीजें लिखी थी कि तनाव समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसमें से मैंने आपको 3-4 चीजें लिखी थी। तनाव, अवसाद, दबाव, दुश्चिंता और बगनासा। उसमें से 2 चीजें मैंने अभी आपको पढ़ा दी, तनाव भी पढ़ा दिया और क्या पढ़ा दिया? अवसाद पढ़ा दिया। आप यकीन मान के चलिएगा, आज तक के आपके अपने जीवन काल में आपने चाहे किसी से भी साइकोलॉजी पढ़ी हो या किसी भी किताब से पढ़ी हो, आज पहली बार आपने तनाव को इतने डिटेल से पढ़ा होगा कि तनाव में ऐसा ऐसा होता है। आज पहली बार आपने तनाव को व्यवहारिक रूप से पढ़ा होगा कि ऐसा ऐसा होता है। बाकी केवल लिखा करके आगे बढ़ दिया जाता है कि तनाव से समायोजन की आवश्यकता होती है तनाव को कम करने के लिए, और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि तनाव क्या है,
अवसाद क्या है, दबाव क्या है, दुश्चिंताएं क्या है ना, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, ये सारी चीजें भी हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिएगा एक बार अपन इसको क्या करते हैं, रिवीजन करने की कोशिश करते हैं कि हमने आज की क्लास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा। देखिएगा हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था आपके तनाव को, और मैंने बताया कि जब कोई कार्य निश्चित समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है उस वक्त समय या उस वक्त बनने वाली हमारी मानसिक परिस्थिति तनाव कहलाती है। हैंस रोली ने अपने अध्ययन में सिद्ध करते हुए यह बताया है कि तनाव एक प्रकार की अनुक्रिया है और तनाव एक प्रकार का रोग न होकर के वो एक प्रकार के रोगों का समूह है। इनके अनुसार तनाव दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जब सकारात्मक तनाव आता है तो व्यक्ति अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाता है और अपने आप समायोजित कर लेता है, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करता है और अपने आप जो है समायोजित कर लेता है। लेकिन नकारात्मकता आने पर व्यक्ति की क्रियाशीलताएं रुक जाती है, उसका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है और लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं हो पाता है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर आपने पूछा था कि तनाव के अन्य कारण क्या क्या है, तो बालक का दूसरों पर निर्भर रहना, आत्मनिर्भरता का नहीं होना, आत्मसंवेदना का अभाव, स्वमूल्यांकन नहीं कर पाना, प्रतिस्पर्धा का भाव अधिक होना, बालकों की मनोवृत्ति और दुखद और आकस्मिक घटनाएं ये मानी जाएगी। एक तनावग्रस्त बालक जो है किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसका प्रभाव या प्रदर्शन कैसा होता है, उसके लक्षण या गुण क्या होते हैं, तो मैंने बताया था आपको एक लक्षण जो होता है वो कौन सा होता है, आपके हाई बीपी, दूसरी होता है हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, है ना, तीसरा होता है भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, अत्यधिक काल्पनिक विचार का आना, अत्यधिक थकान का अनुभव होना, जुबान का लड़खड़ाना, वजन कम हो जाना, भूलने की आदत आ जाना, मानसिक रूप से अस्थिर हो जाना, व्यक्ति का चिड़चिड़ा होना, आक्रामक हो जाना, अत्यधिक क्रोध आ जाना। और ये तो सब चीजें हैं, लेकिन इन सब से जो बड़ा नुकसान होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति की चिंतन की क्षमताएं कम हो जाती है, उसका मेमोरी लेवल डाउन हो जाता है, स्मृति कमजोर हो जाती है और व्यक्ति को अत्यधिक जीवन से क्या लगने लगता है, भय लगने लगता है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तनाव मिलकर जब एक समूह का रूप ले लेते हैं तो उससे हम अवसाद या क्या कहने लग जाते हैं मेरे दोस्तों, डिप्रेशन कहने लग जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि कैसा लगा है आपको ये तनाव वाला चैप्टर। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करना न भूले। मैं बाकी आपको कुछ ना कहता हूं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ ना करो, कमेंट प्रतिक्रियाएं जरूर दो, क्योंकि फीडबैक से हमें पता रहता है कि किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं और किस प्रकार से हमें और सुधारात्मक कार्य बालकों के लिए करने चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।